हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। वियतनाम वॉर। आप में से बहुत लोगों ने मुझे वियतनाम वॉर पे घटनाएं लाने के लिए बोला और इंतज़ार ख़त्म, क्योंकि वीडियो अब आ गई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने मेरी पहले वाली वियतनाम वॉर पर वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर वियतनामी सोल्जर और अमेरिकी सोल्जर को कौन कौन से ऐसे अजीब सी क्रिएचर दिखे थे और उनको कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हीं में से एक क्रिएचर के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देख लें। उनमें जिन जिन क्रिएचर्स के बारे में मैंने बताया है, मैं आगे आने वाली वीडियो में उन क्रिएचर्स के बारे में भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम सब से शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। आप में से बहुत लोग वियतनाम वॉर के बारे में जानते होंगे और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को सबसे पहले जाकर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय इस चीज़ पर वेस्ट नहीं करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली घटना से। आज की जो घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटनाएं हैं घोस्ट सोल्जर के बारे में। ये वो सोल्जर्स हैं जो वियतनाम वॉर के दौरान देखे गए थे। ये उन सोल्जर्स की आत्मा है जो सोल्जर्स 20 साल तक उस जंग में लड़े। काफ़ी लोग शहीद हो गए। उनके दोस्तों ने और उनके टीम मेंबर्स ने, पार्टनर्स ने उन लोगों को कई बार देखा है और ऐसा महसूस किया है कि मरने के बाद भी वो लोग उनके साथ थे। ये दोनों घटनाएं उन्हीं घोस्ट सोल्जर्स की आत्माओं से रिलेटेड हैं। तो सुनते हैं आज की पहली घटना। ये पहली घटना जिस अमेरिकी सोल्जर के साथ घटी थी उसका नाम पैट टिलियन था। ये घटना मुझको रेडिट से मिली है। इस घटना के सही होने का मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, तो ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस घटना को सत्य मानते हैं या बस एक अफवाह। तो आगे की घटना मैं आपको पैट टिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पैट है। मैं अमेरिकी सोल्जर हूँ। ये घटना जब मेरे साथ घटी तब उस वक्त मेरे साथ ताइवान और सिलेरियो भी थे। हम तीनों लोग वियतनाम के जंगलों के उत्तरी इलाके के प्लेटून के थे। हमारे पूरे प्लेटून में करीबन 50 ऑफिसर थे। हमारा प्लेटून कमांडर मर चुका था। हमारे ऊपर एरोप्लेन से अचानक से बम गिरा दिया गया था। उसकी जानकारी हमें नहीं मिली थी। दरअसल हमारे बेस से हमारा कनेक्शन टूट चुका था। हमारे प्लेटून के सारे सोल्जर एक एक करके बिछड़ गए थे। हमने जो भी कोऑर्डिनेशन अपने हिसाब से बनाई थी और हमें हमारे प्लेटून कमांडर ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे हम उन्हें फॉलो तक नहीं कर पाए। वो हमारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक था। हम सब लोग वियतनाम के जंगलों के अंदर फंसे हुए थे। अंधेरे की वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे कैप्स के ऊपर लगी हुई टॉर्च से ही हम अंदाजा लगा रहे थे। यह हमला हमारे ऊपर 2200 आवर्स पे हुआ था, यानी कि रात के 10 बजे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ये घटना मेरे साथ सन 1970 के मार्च में घटी थी। हम सब बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। मेरे कंधे से खून बह रहा था। ताइवान का पैर जख्मी हो गया था और सेलेरियो को गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। हमें हमारे कुछ सैनिकों की आवाज़ आ रही थी पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों ने अपने सर की टोपी पर लगे हुए कैप्स के टॉर्च को भी ऑफ कर दिया था। दरअसल नॉर्थ वियतनाम के कुछ सोल्जर्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। वो अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गए थे। शायद उनकी मदद टनल रैट्स ने की हो। जो लोग जंगल के अंदर बने हुए टनल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कहीं से हमें हमारे ऑफिसर की आवाज़ आई। वो चिल्ला के सबसे बोल रहा था कि जितने भी सोल्जर बचे हैं वो बेस की तरफ भागे और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करें। मैं और सेलेरियो तो भाग सकते थे, लेकिन ताइवान का काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका था। उसको उठा के ही ले जाना पड़ता। मैं अपने कंधे पे उसको बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था। इससे सेलेरियो ने किसी तरह हिम्मत करके ताइवान को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर हम बेस की तरफ दोबारा जाने लगे। हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं। हमें बस गोलियों की आवाज़ आ रही थी और हमारी किस्मत हर बार अच्छी थी
क्योंकि हम हर बार गोलियों से बच जा रहे थे। सेलेरियो मेरे पीछे था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपनी गन पकड़ रखी थी। हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड था क्योंकि उसमें हमारे हैंड ग्रेनेड्स और बाकी अन्य सामान थे। तेज़ भागने के चक्कर में हमने अपना बैग गिरा दिया जिसमें मैप भी था और मैं सेलेरियो का हाथ पकड़ के काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। भागते हुए हम लोग जंगल के किस हिस्से में जा रहे थे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें सिर्फ गोलियों की आवाज़ आ रही थी। हम जंगल के अंदर भागे जा रहे थे। हमें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। सेलेरियो का भी ज़्यादा खून बह गया था और वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। कुछ दूर जाके हम एक पेड़ के पीछे छुप गए। हमने ताइवान को ज़मीन पर रख दिया। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह गया था। सेलेरियो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ताइवान के बैग में मेडिकल किट थी जिसमें से पेन किलर निकाल के मैंने सेलेरियो को लगा दी और खुद के भी लगाई। हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे। वो गोलियां चलने की आवाज़ करीबन आधे घंटे तक आई। गोलियों के साथ हमें हमारे सोल्जर की मरने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी जो दर्द में चिल्ला रहे थे। हम चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। हम चुपचाप पेड़ के पीछे ही बैठे हुए थे। हम तीनों की सांस तो चल रही थी लेकिन हमारे शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। हमें वहां पर बैठे हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। हमारे पास न वॉकी टॉकी था और न ही बेस पर जाने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर लोकेशन था। रात के अंधेरे में हमें डायरेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमने अपना कंपास भी खो दिया था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। ताइवान बेहोश था और सेलेरियो भी शांत था। शायद वो सोल्जर जो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे वो वहां से जा चुके थे। मैंने हिम्मत की। मैंने सोचा कि जहां से मैं भागा था वहां पर अगर किसी भी सोल्जर की बॉडी मिल जाए तो उनके पास से मैं कुछ इक्विपमेंट्स ले लूं जिससे हमें हमारे बेस तक कांटेक्ट करने में आसानी हो। अगर हमें वॉकी टॉकी भी मिल जाता तो हमें बहुत बड़ी मदद मिल जाती। मैं वहां पर चल के नहीं जा सकता था इसलिए मैं ज़मीन पर रेंगते हुए गया। वहां पर काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज पड़ी थी। कई तो मेरे दोस्तों की भी थी जिनसे कुछ घंटे पहले मैंने बात की थी। उन्हें देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। कुछ ही दूरी पर हमारे प्लेटून कमांडर की भी बॉडी थी जो गोलियों से बुरी तरीके से छलनी हो चुकी थी। मैं उन सब के पास जाके कोई मेडिकल किट और वॉकी टॉकी ढूंढ रहा था और मैप भी ढूंढ रहा था। मुझे अगर कोई भी इक्विपमेंट मिल जाता तो मैं किसी तरह से बेस से कांटेक्ट कर लेता। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे किसी के भी पास वॉकी टॉकी नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं ताइवान और सेलेरियो के पास वापस जाऊं और उनसे पूछूं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं उनके पास जा ही रहा था तभी मुझे पेड़ के पास पड़ी एक बॉडी में से वॉकी टॉकी की आवाज़ आई। 223, be advised, we have a visual on enemy paratroopers at grid Papa uniform 259er, 119er. I don't know we're onto them. Break. उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत उस डेड बॉडी की तरफ रेंगते हुए गया। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा मैंने देखा कि वो डेड बॉडी हमारे सोल्जर की नहीं थी, वो किसी और सोल्जर की थी। वो उन्हीं सोल्जर्स की थी जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे। वो नॉर्थ वियतनामी सोल्जर थे। उनके पास रखे वेपन्स को और उनके पास रखे सारे इक्विपमेंट्स को देख के लग रहा था कि वो पूरी तरह से जानते थे कि हम यहाँ पर आने वाले हैं और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे किसी जवान ने ही उसको मारा होगा, इतना मुझे पता चल गया। उसकी वॉकी टॉकी पर लगातार कोई संदेश आ रहा था। मैंने उसका वॉकी लिया और कोशिश कर रहा था कि अपने किसी नेटवर्क से कनेक्ट करूं। हालांकि मुझे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं पता थी। वो सारी फ्रीक्वेंसी ताइवान को पता थी। मैंने सोचा कि मैं ये वॉकी टॉकी ताइवान के पास ले जाऊंगा और उसको उठाने की कोशिश करूंगा। शायद वो बता दे कि हमारी वॉकी किस फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। मैं ताइवान के पास जा ही रहा था तभी वो सोल्जर जिसके पास से मैंने वॉकी टॉकी उठाया था उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो सोल्जर जैसे ही मेरी तरफ घूमा मैंने देखा कि उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं और वो मेरे ऊपर अचानक से चिल्लाने लगा। उसके मुंह के अंदर का हिस्सा पूरा काला हो गया था और उसके मुंह से काले रंग की राल निकल रही थी। उसको देखते ही मैं पीछे की तरफ घूम गया और उसको धक्का मार के भागने लगा। मेरे कंधे पर लगी हुई चोट की वजह से मैं ज़्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा कंधा काम ही नहीं कर रहा था। मैं अपने एक हाथ से कंधे की हड्डियों को दबाए हुआ था। शायद मेरे कंधे की हड्डियां टूट गई थी। वो सोल्जर मेरे पीछे भागते हुए ही आ रहा था और तभी मैं एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया और वो सोल्जर भागते हुए मेरे सामने से ही आगे निकल गया। मैंने जरा सी भी आवाज़ नहीं की। मैं जहाँ पर छुपा था वहाँ पर ढेर सारी बॉडियाँ पड़ी हुई थी और वो सारी बॉडियाँ हमारे सोल्जर्स की नहीं थी। मैं उन सारी बॉडीज़ को देख रहा था। मेरी आंखों के सामने
वो सारी बॉडीज एक एक करके अपने आप हिलने लगी। वो जमीन पर पड़े पड़े कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर जान आ रही हो। वो सारी बॉडियां गोलियों से छल्ली हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे जिंदा हो रही हैं। मैं उस बड़े से पेड़ के जड़ों के पास ही बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने 6 डेड बॉडियां थी। वो सारी डेड बॉडियां एक एक करके हिलने लगी। उनको हिलते हुए देख मैं दोबारा भागने लगा। मैं भागते हुए सेलेरियो और टाइवान के पास ही गया। सेलेरियो बेहोश था और टाइवान मर चुका था। मैंने उसकी पल्सेस चेक की थी, वो नहीं मिल रही थी। शायद ज़्यादा खून निकलने की वजह से वो मर गया था। मैं सेलेरियो को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी बेहोश हो गया था। मैं अपने साथ जो पहले गन लेकर आया था उसको उठा लिया। मैं वहीं पेड़ के पास ही बैठा हुआ था। वो सोल्जर्स जो मेरे सामने दोबारा जिंदा हो गए थे, वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं सेलेरियो के बगल में पेड़ के पास ही चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने अपनी गन को लोड कर लिया था। मैंने सोचा था कि वो जैसे ही मेरी तरफ आएंगे मैं उनके ऊपर फायरिंग करना चालू कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। वो हमारे पेड़ के बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच चुके थे। मैं तुरंत पेड़ से बाहर निकला और उन सोल्जर्स के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया। उन सबकी आंखें सफ़ेद रंग की हो गई थीं। वो मुझे देख रहे थे। वो आम सोल्जर्स नहीं थे, शायद वो जिंदा भी नहीं थे। मैंने उन सबके माथे पर गोली मारी और वो एक एक करके मेरी आंखों के सामने ढेर होते गए। मैंने अपने पास वॉकी टॉकी रखी हुई थी। मैं उस वॉकी टॉकी के साथ ही जंगल के अंदर भाग रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं किस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि हम इस वक्त अपने एरिया में नहीं थे और गोलियों की आवाज़ सुन के और सोल्जर्स मेरी तरफ ज़रूर आएंगे। ताइवान को मैंने उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। मुझे मजबूरन बेहोशी की हालत में उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ना भागता तो शायद मैं भी मर जाता। मेरा कंधा बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। जब मैं कुछ दूर और आगे भागा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बहुत जोर से लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था कि वो अभी भी जिंदा है और मेरा पीछा कर रहे हैं। उनको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उनमें से कुछ सोल्जर का आधा शरीर तो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सड़ गल चुके हैं और दोबारा जिंदा हो गए हों। वो कहाँ से आए मुझे नहीं पता था। जो कुछ भी मैंने देखा था मुझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कुछ दूर और आगे जाने के बाद मैं दोबारा एक बड़े से पेड़ के पीछे जाके बैठ गया और वहां पर चुपचाप बैठा रहा। मेरी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी। 1 या 2 ही गोलियां बची होंगी। मुझे असहनीय दर्द भी हो रहा था। मेरा हाथ अब उड़ भी नहीं रहा था। गोलियां चलाने की वजह से मेरे कंधे पे बहुत जोर का झटका पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरे कंधे की हड्डियां बुरी तरीके से टूट चुकी थी और अब मैं उस दर्द को नहीं झेल पा रहा था। मैं चुपचाप उसी पेड़ के पास बैठा हुआ था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे मुंह पे एक सोल्जर पानी मार रहा था। वो हमारा ही एक सोल्जर था जो हमारे पेज से हमें ढूंढते हुए आया था। उस सोल्जर के साथ और भी सोल्जर्स थे और उनका प्लेटून कमांडर भी था। उस पूरे प्लेटून में मेरे अलावा और भी कई लोग जिंदा बचे थे, लेकिन वो लोग पहले ही जा चुके थे। उस पूरे एरिया पर मैं ही अकेला था। मैं बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं था। मेरे कंधे में अभी भी बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मुझे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिला। मैंने ताइवान और सेलेरियो के बारे में भी पूछा। मुझे मिली हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ताइवान मर चुका था, क्योंकि उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था और सेलेरियो का भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके भी पैर में बहुत चोट लग गई थी। जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई तो हमारे सीनियर्स ने वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट मुझसे मांगी। मैं सारी रिपोर्ट देखी हुई चीज़ों के हिसाब से देने लगा। शुरुआत में तो उनको मेरी बात पर विश्वास हुआ, लेकिन जब मैंने उन सोल्जर्स की बात की जो कि अपने आप उठ के चलने लगे थे और उनकी आंखें सफ़ेद रंग की थी और उनके मुंह के अंदर का हिस्सा काला हो गया था, ये सब बात भी जब मैंने उन्हें बताई तो उनको मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने उन्हें हर एक चीज़ डिटेल में बताई। मैंने कहा कि वो सारे सोल्जर्स नहीं थे, वो सब घोस्ट सोल्जर थे। मेरी ये बात बोलने पे वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि ये कोई मजाक का समय नहीं है। मैं अपनी सारी बातें उन्हें बता रहा था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मुझे एक वॉकी टॉकी भी मिला जिसमें अजीब सी फ्रीक्वेंसी पे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी और उस इन्फॉर्मेशन के बाद ही उन सोल्जर्स में एक्टिविटीज़ होने लगी। मुझसे उस वॉकी टॉकी को मांगा गया, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि रात में जब मैं बेहोश हुआ था तो वो वॉकी टॉकी मेरे हाथ में ही था। ऑफिसर्स ने बताया कि जब मैं उन्हें मिला तो मेरे पास कोई भी वॉकी टॉकी नहीं था। उनको मेरी बताई हुई किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था।
मैं उन्हें लगातार बता रहा था कि मैंने उन सोल्जर्स को अपने हाथों से मारा है, लेकिन वहां पर किसी भी नॉर्थ वियतनामी सोल्जर की बॉडी ही नहीं मिली थी। उन्होंने बताया कि वहां पर जितनी भी बॉडीज मिली वो सिर्फ हमारे सोल्जर्स की थी। मैंने बताया कि हमारे सोल्जर्स ने भी क्रॉस फायरिंग की थी और वहां पे कई लोग मरे भी थे, लेकिन वहां पर उनको किसी भी दुश्मन की बॉडी नहीं मिली। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन उनके किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी भी नहीं समझा। मैंने वहां पर सच में घोस्ट सोल्जर्स को देखा था, वो सच में थे। मैंने इसके बारे में अपनी टीम में भी बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे सीनियर ने कहा कि मैं उन्हें डरा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरी टीम से अलग कर दिया गया और फिर बेस पे ही रखा गया। मुझे फील्ड पे फिर दोबारा नहीं भेजा गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं किसी तरह की अफवाहें फैला रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गया और फिर इस घटना के बारे में मैंने किसी से बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी घोस्ट सोल्जर्स को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना सुनने में काफ़ी छोटी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये दूसरी घटना मैकलैन नाम के सोल्जर के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको मैकलैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैकलैन है। मैं सदर्न वेस्ट वियतनामी आर्मी में था। हमारे कमांडर ने हमें बोला था कि हमें दुश्मनों पर नज़र रखनी है, इसलिए मैं और मेरे साथ और भी 12 लोग जो कि मेरी ही टीम में थे, हम लोग एक जगह चुपचाप बैठे हुए थे और दुश्मनों का इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर हमने पहरा जमाया हुआ था, हमें किसी तरह खबर मिली थी कि दुश्मन उसी रास्ते हमारे बेस को तोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर उनके छोटे छोटे बंकर्स भी वहीं पर ही हैं जहाँ से वो लोग चुपचाप बाहर निकल के आते हैं। हमें उनके बंकर्स तो नहीं मिले, लेकिन हमें दी गई इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की थी। मेरे साथ मेरे और भी कई दोस्त थे, हमारे ऑफिसर भी हमारे साथ थे। वो भी अपनी बंदूक लेके हमारे साथ ही बैठे हुए थे। हम लोग चारों तरफ फैले हुए थे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग एक दूसरे को इशारा भी कर रहे थे ताकि हम लोग वहां से अपनी नज़र ना हटाएं। हमारे पास एक दूसरे को संकेत देने के लिए एक लेज़र लाइट भी थी, जिससे हम एक दूसरे को लाइट जला के बता रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हम इशारों से बात कर रहे थे। सब कुछ एकदम शांत था। ये घटना रात की है। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। हमें वहां पर इंतजार करे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। हमने इशारे में अपने कमांडर से पूछा कि हमें यहाँ पर कितना देर इंतजार करना पड़ेगा। कमांडर को भी लगा कि शायद ये कोई चाल है। कुछ देर बाद हम लोग वहां से उठने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन तभी मौसम अचानक से खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए हम वहीं पर शांत बैठे हुए थे। कुछ देर बाद हमें किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। वो किसी एक इंसान के दौड़ने की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि 8-9 लोग खूब तेजी से दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ सुनते ही हमारे सीनियर ने हमसे बोला कि सब लोग सतर्क हो जाओ। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी हम सब उसी तरफ बंदूक तान के बैठे हुए थे। हमें ऑर्डर्स थे कि हमें जैसे ही कोई आदमी दिखे हम उसके ऊपर शूट करना चालू कर दे। हम कुछ देर तक वहीं पर ही बैठे थे। तभी हमारी तरफ हमने देखा कि 3-4 लोग भागते हुए आ रहे हैं। हमें सिर्फ उनकी परछाई नजर आई। उनकी परछाई से हमें यह समझ में आ गया था कि उनके हाथ में गन्स है और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वो वही सोल्जर्स थे जिनके बारे में हमें बताया गया था। मैंने और मेरे साथियों ने तुरंत उन सोल्जर्स को देख के गोली फायर करना चालू कर दिया। लगातार 1 मिनट तक हमने उनके ऊपर गोलियां चलाई और वो हमको दिखे जा रहे थे। हमारी गोली चलाने के वक्त भी उनकी तरफ से कोई भी जवाबी हमला नहीं आया। पूरा जंगल गोलियों की आवाज़ से गूंज रहा था। गोलियां चलाते हुए हमें करीबन 1 मिनट से ज़्यादा हो गया था। जवाबी हमला न आने पर और सब कुछ अजीब होने पर हमारे कमांडर ने हमें फायरिंग रोकने के लिए बोला। हमने तुरंत फायरिंग रोक दी। फायरिंग रोकने के बाद ऐसा लगा कि तूफान के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया है। उधर से कोई भी जवाबी हमला नहीं आया और न ही ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई मौजूद था। तभी हमारे कमांडर ने मार्शल नाम के एक सोल्जर को आगे भेजा। कमांडर ने उससे बोला कि वो आगे जाके सारी परिस्थिति की हम लोग को अपडेट दे। हम उसकी तरफ बंदूक तान के बैठे हुए थे कि उस पर अगर कोई भी हमला होता तो हम दोबारा गोलियां चलाना चालू कर देते। मार्शल धीरे धीरे अपने कदम उसी तरफ बढ़ा रहा था जहां पर हमें वो सोल्जर्स नजर आए थे। काफी आगे जाने पर वहां पर एकदम शांति थी। मार्शल चुपचाप वहीं पर ही खड़ा था। हमारे कमांडर ने उससे इशारा करके पूछा कि वहां का माहौल कैसा है। उसने इशारे में बताया कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। उसके ये बताने पे हम सब एकदम हैरान हो गए। उसके बाद कमांडर ने हम लोगों को आगे भेजा। हम लोग जब आगे गए तो वहां पर कोई भी नहीं था, ना ही एक भी डेड बॉडीज और ना ही खून के निशान। वहां पर कोई घायल भी नहीं था और ना ही हमें किसी के पैरों के निशान दिखे। वहां पर बस पेड़ों पे लगी हमारी चलाई हुई गोलियां थीं। ये देख के हम सब एकदम हैरान हो गए। हमने वहां पर चारों तरफ ढूंढा लेकिन हमें कोई भी सोल्जर वहां पर नहीं दिखा।
ये हमारा वहम नहीं था, क्योंकि हम सबको वहां पर सोल्जर्स दिखाई दिए थे जो कि दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। उसके कुछ देर बाद हमारे कमांडर भी वहीं पर ही आ गए। उन्होंने भी चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। यह हादसा बहुत ही ज्यादा अजीब था। उन सोल्जर्स को आते हुए हमने देखा था। तभी हमारे कमांडर का वॉकी टॉकी बजा। उसमें उनसे चलाई गई गोलियों की वजह पूछी जा रही थी और वो सिग्नल हमारे बेस से आया था। कमांडर ने बताया कि यहाँ पर हमें सोल्जर्स दिखाई दिए हैं। हमारे बेस से पूछा गया कि कितनों की मौत हुई। कमांडर ने बोला एक की भी नहीं। वो हमारा कोई वहम नहीं था। हमारी पूरी टीम में वहां पर कुल मिला के 30 लोग थे और 30 लोगों ने उन सोल्जर्स को देखा था, लेकिन हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। हमारे कमांडर ने हमको साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हम इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, वरना हमें बेस पर बैठा दिया जाएगा। वो लोग यही समझेंगे कि हम लोग मेंटली ठीक नहीं है। कमांडर ने हमसे ये भी बोला कि आगे की सारी कार्रवाई वो खुद संभाल लेंगे। उसके बाद हम लोग वहां से वापस लौट गए। हम जब बेस पर पहुंचे तो हमने इसके बारे में किसी भी ऐसे आदमी से बात नहीं की जो कि हमारी टीम में नहीं था। हमारी टीम के लोग ही इस बारे में आपस में बात कर रहे थे। तभी किसी तरह दूसरी टीम वालों को भी इस घटना के बारे में पता चल गया। उनमें से एक आदमी ने यह भी बताया कि उनको भी कई बार ऐसे आदमी चलते हुए दिखाई दिए हैं जो कि जिंदा नहीं थे। कई बार तो लोगों को यह भी महसूस हुआ था कि उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो दोबारा पीछे घूमकर देखते तो वहां पर कोई भी नहीं होता। कई सोल्जर्स की लगातार पैरों पर चलने की आवाज भी सुनाई दी लोगों को। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता था कि वहां पर कोई भूत है या वहां पर कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। लोग मर के अचानक से जिंदा हो जाते थे। ऐसी घटनाएं भी सुनाई दी थी, लेकिन इन सारी घटनाओं का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ये सारी बातें बस सोल्जर्स ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई थी। धीरे धीरे इन सब घटनाओं की चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर हमें फिर से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हम ये सब अफवाहें ना सुने और ना फैलाएं। इसके बारे में फिर हमने कभी भी किसी से बात नहीं की, क्योंकि हमारी वॉर बढ़ती जा रही थी और हमारे साथी भी शहीद होते जा रहे थे। और ये घटना जो हमारी टीम के साथ घटी वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम सच थी। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम वॉर से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो कि घोस्ट सोल्जर से कनेक्टेड थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे इन सबसे रिलेटेड और घटनाएं लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।